हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मथुरा आईएएस एकेडमी। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 14 की इन आवर स्पेशल सीरीज दैट इज हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 के लिए। क्योंकि ये सारी की सारी सीरीज अभी तक हमने जो की है इट इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो हमने हर एक टॉपिक को इतनी ही डिटेल में कवर अप किया है जो कि आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीलिम्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। आई होप आपने सारे लेक्चर्स को डिटेल में कवर अप किया है, पीपीटी पीडीएफ सभी अच्छे से पढ़े हैं। अगर अभी कुछ भी मिस हुआ है आपका, बिकॉज आज लास्ट लेक्चर है, तो फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि आपको ये सारे लेक्चर्स का पीडीएफ पीपीटी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वहां से रेफर करना है। अगर कुछ भी पार्ट आपका रिवाइज नहीं हुआ है, मिस हुआ है, या अगर आप कवर अप करना चाहते हो, अगेन कहीं से भी कवर अप किया था, क्लैरिटी नहीं है और क्लैरिटी चाहते हो, सो यू कैन रेफर दीज पीपीटी पीडीएफ, ठीक है। एंड इसके अलावा बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू द मेल आईडी आल्सो, सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेल मी देयर। नाउ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड, and with this we will be discussing about the various other related concepts also, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहले हम आज मेनली कवर अप क्या करने वाले, हम एक बार फिर से नजर मारेंगे हमारे ओपन मार्केट इकोनॉमी स्ट्रक्चर पे, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब हम हम अपना बजट सेशन कर रहे थे, या उससे पहले हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग टॉपिक जब किया था, तब भी हमने ओपन इकोनॉमी के बारे में बात की थी। विल डिस्कस दैट अबाउट दैट आल्सो। एंड साथ ही साथ हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी एक बार फिर से देखेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि इसमें एक थर्ड डायमेंशन ऐड होने के बाद, मतलब जैसे हमने देखा था कि फॉरेन सेक्टर ऐड होने के बाद क्या कुछ चेंज आते हैं एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। सो विल डिस्कस दैट आल्सो। एंड इसके पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर्स, दैट इज पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है इसका, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे इन वेरी मच डिटेल। ऑलराइट, सो इसके बाद हम बात करेंगे about the foreign exchange market, जहां पे हम देखेंगे कि what are the various kind of exchange rates which need to be prevalent in an economy, and कैसे exchange rate एक country का decide किया जाता है, या फिर उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो we will discuss that also, ठीक है। तो आज के टॉपिक में सब कुछ हम कवर अप करने वाले हैं, तो गो थ्रू द होल लेक्चर इटसेल्फ। सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर होता क्या है? देखो, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है कि जब आप अपनी विद इन द टेरिटरीज जो भी गुड्स, सर्विसेज एंड अदर थिंग्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो विद इन द कंट्री ही कंज्यूम भी की जा रही हैं। लेकिन जब आप इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं एंड यू कंज्यूम द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर कंट्री, और इसे आप इंपोर्ट के थ्रू मंगवाएं या अदरवाइज मंगवाएं, वो आपका उसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल सेक्टर। और इसी में सबसे पहले बात आती है एक ओपन इकोनॉमी की। हमने पहले भी डिस्कस किया था ओपन इकोनॉमी क्या है, जहां पर हम बात करते हैं दैट इज द ट्रेड विद द अदर नेशन। बेसिकली व्हेन यू ट्रेड विद द अदर नेशंस, एंड विद दैट ट्रेड किसका? गुड्स का, साथ ही साथ सर्विसेज का, एंड साथ ही साथ मोर ऑफन अबाउट द फाइनेंशियल एसेट। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएशन है कि जब आप गुड्स में ट्रेड करते हैं, गुड्स और सर्विसेज में ट्रेड करते हैं, तो वहां पे हम उसे अलग नाम देते हैं। ऐसे जब फाइनेंशियल एसेट्स में डील करते हैं तो उसे हम डिफरेंट नाम देते हैं। और ऐसी जब फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ के अगर आप लेबर्स को भी मूवमेंट अलाउ करें, फ्री मूवमेंट एंड इजी मूवमेंट, तो वो उसको हम अलग नाम से बुलाते हैं। तो लेट्स सी कि इसे लिंकेज के बेसिस पे और कितने टाइप की हमारी इकोनॉमी हो सकती है स्पेसिफिकली फॉर द एक्सटर्नल सेक्टर इटसेल्फ। सो पहले एक होती है हमारे पास आउटपुट मार्केट। और आउटपुट मार्केट क्या है? जहां पर आप प्रोड्यूस की हुई चीजों को, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे आप दूसरे कंट्री में बेच पा रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स को आप खरीद पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट अ आउटपुट मार्केट, बिकॉज जो भी आउटपुट आ रहा है, प्रोडक्शन आ रही है, उसकी इजी मूवमेंट अलाउ की गई है। दैट इज वन। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर जिस भी कंट्री में, जिस भी इकोनॉमिक सिस्टम में आप फाइनेंशियल एसेट्स को उन किसी और कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज कर सकें, सेल कर सकें, जैसे एफआईआईज इन्वेस्टमेंट्स को हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। एंड इसके पार्ट और भी जो भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स बनते हैं, उनका सेल परचेज जो है वो अगर आप कर सके, तो दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल मार्केट। सेकेंड, नाउ द थर्ड वन इज लेबर मार्केट। लेबर मार्केट क्या है? जहां पर, जैसे मैंने बोला, फ्री मूवमेंट और एटलीस्ट इजी मूवमेंट ऑफ लेबर। जैसे यूरोपियन नेशन क्या है? इट इज ऑल्सो अ लेबर मार्केट, बिकॉज वहां पर अगर एम्प्लॉइज को काम करना है, तो एक एम्प्लॉई कंपनी हो सकता है जर्मनी में हो, और एम्प्लॉई जो है फ्रांस का हो, तो इजी मूवमेंट है, आप सुबह शाम ट्रैवल कर सकते हैं अपने गो एंड थ्रू के लिए।
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर फ्री लेबर मार्केट। तो आपका जो यूरोपियन यूनियन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये तीनों ही चीजें जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का फीचर है, वो यूरोपियन यूनियन का फीचर है, उसमें ये तीनों ही फीचर्स ऑफ फैसिलिटीज आप देखेंगे। ठीक है, तीनों ही कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, और ये और अदरवाइज मोस्टली आपको ओपन मार्केट्स मिलेंगे, या फिर हम कहते हैं जिनको आउटपुट मार्केट। ठीक है, वो भी आपको मेनली वो मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट, अब फिर से एक बार हम चलते हैं अपने उसी डायग्राम को जिसको हमने पहले डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ इनकम। तो हमने बात की थी कि एक प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है। वट एवर द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस, कंज्यूमर कंज्यूम्स, एंड उसके एवज में ही विल बी डूइंग सम कंजप्शन करेगा तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस देगा। ठीक है, अगर कुछ कंज्यूम करेगा, यहाँ से सामान खरीदेगा, तो ही विल बी पेइंग फॉर दैट, तो वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा उसका। एंड ऐसे ही ये फैक्ट्री चलाने के लिए, आउटपुट चलाने के लिए, ये प्रोड्यूसर को एक्टिविटीज रखने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए इसे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर इफ देयर इज एनी कंसर्न तो यू कैन मेंशन द चैट बॉक्स आल्सो। सो नाउ, अब क्योंकि ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड के थ्रू जो है प्रोड्यूसर को जा रहा है, तो उसके एवज में प्रोड्यूसर को इनकम देनी पड़ेगी, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले टॉपिक में। अब तीसरा फैक्टर हमने इसमें ऐड किया था जब एक फॉरेन ओवरसीज मार्केट इसमें ऐड हो जाती है। ओवरसीज फैक्टर क्या है कि ये कंज्यूमर अब डायरेक्टली यहां से भी परचेज कर सकता है, ठीक है, बाहर की मार्केट से भी परचेज कर सकता है, और ये प्रोड्यूसर जो है बाहर की मार्केट में सेल भी कर सकता है। तो अगर हमारा कंज्यूमर आउटसाइड से कंज्यूम कर रहा है, तो मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो चीजें हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ये प्रोड्यूसर बाहर कुछ सामान अपना बनाया हुआ बेच रहा है, तो वो क्या है, वो आपका एक्सपोर्ट है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हैविंग द आउटसाइड या योर ओवरसीज सेक्टर इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, सो दिस वी हैव डिस्कस इन वेरी मच डिटेल। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, किसी भी कंट्री अगर 50% से ज़्यादा जीडीपी के टर्म में अगर एक्सपोर्ट चल रहा है या फिर ट्रेड रिलेशन है, तो उसे हम एक डेवलप कंट्री की कैटेगरी में भी रखते हैं। बट इंडिया को अभी हम जो है इंडिया में 43% के आसपास का जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में, अगर जीडीपी परसेंटेज में देखें तो ट्रेड है, सो दैट इज अ गुड नंबर। बट इंडिया इज ट्राइंग टू इंक्रीज दिस टू अ लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, इसको हम काफ़ी और भी बड़े एक्सटेंट पे इंक्रीज करना चाहते हैं। तभी करके गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स निकाले, जैसे आपका मेक इन इंडिया जैसा प्रोग्राम। अब एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया। इसके बाद हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन आपका एक्सटर्नल सेक्टर में, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पास अलग अलग जो है कंपोनेंट्स आते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री से या फिर और वर्ल्ड ओवर और कंट्री से कैसा ट्रेड रिलेशन है, किस चीज़ों का हम इंपोर्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, और क्या हम सिर्फ चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सर्विसेज का भी कर रहे हैं, और अगर हम सर्विस का भी कर रहे हैं तो उसके बदले किस तरह की इनकम हमारे पास आ रही है, या फिर हमें किस तरह की इनकम जो है वो पेमेंट जो है करनी पड़ रही हैं। एंड ऐसे ही क्या और तरीके हैं पैसे इंडिया में इन्वेस्ट करने के, या फिर इंडियंस जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं, इन सारे डायमेंशंस को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, और इसी कैटेगराइजेशन को ओवरऑल हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर मैं सिर्फ बात करूंगा वो उन चीज़ों की जो आपको एक्सपोर्ट होती हुई दिख रही हैं, अगर जो आपको एक्सपोर्ट होती हुई या इंपोर्ट होती हुई दिख रही है, क्या दिखता है आपको? आपको दिखेगा कि इंडिया में बाय शिप एक कार आ रही है, बाय कार्गो प्लेन जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको आती और जाती दिखेंगी। तो इसको हम बोलते हैं विजिबल गुड्स, इसको हम बोलते हैं विजिबल गुड्स। और ये विजिबल गुड्स ही हैं आपके, जो एक विजिबल गुड हो गए, और ऐसे ही आपके पास दूसरा होता है इनविजिबल गुड। इनविजिबल गुड क्या है कि आपको चीज़ें आती जाती नहीं दिख रही है, लेकिन आपको बिजनेस दिख रहा है। जैसे कि आपको सर्विसेज, अगर आप किसी तरह की सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि कार्गो प्लेन इटसेल्फ इज अ सर्विस, जहां पर आपको प्लेन आता हुआ दिख रहा है, आपको सामान आता हुआ दिखा, प्लेन वापस चला गया, ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि सामने वो कार्गो प्लेन इतना कुछ सामान जो है एक्सपोर्ट का मटेरियल आपकी कंट्री में छोड़ के गया, ठीक है, या फिर उठा के लेके गया। लेकिन जो आपको नहीं दिख रहा वो ये कि वो प्लेन भी एक सर्विस है, जिसके लिए भी उस प्रोड्यूसर ने, उस बिजनेसमैन ने पैसा दिया है। ऐसी बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, कि आपको ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है इसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी कुछ पैसा
कुछ पैसा जो है वो आपको ट्रांसमिट किया जाएगा, यट नॉट इन दैट स्पेसिफिक टर्म बट बैंकिंग सर्विसेज। आप एनआरआईज भी आपकी बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं, फॉरेनर्स भी करते हैं, आप भी बाहर की सर्विसेज यूज़ करते हो, टूरिज्म सर्विस हो गया, ऐसी बहुत सारी और सर्विसेज जो आपको नहीं दिख रही हैं बट वह उनका बिजनेस आप करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर सर्विसेज, ठीक है। ये सब कुछ आपका इनविजिबल्स में आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर आपने बाहर इन्वेस्ट किया तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, अगर बाहर पैसा दिया हो, लोन पर पैसा दिया है तो आप इंटरेस्ट कमाएंगे, एंड ऐसे ही अगर आप बाहर की शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो यू विल बी अर्निंग द डिविडेंड हियर, ठीक है। तो दैट इज द इनकम सोर्सेज, दैट इज द इनकम सोर्सेज। इसके अलावा एक और भी सोर्स होता है जिसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं, जो हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के टाइम भी देखा था। क्या होती है ट्रांसफर पेमेंट्स? ये बेसिकली वो पेमेंट्स है जहां पर आपको के पास पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ सर्विस, इनकम और योर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंसेस। अब मेरे रेमिटेंसेस आपके पास कहाँ से आते हैं? जैसे कोई आपका चिल्ड्रन है, जैसे हमने अपनी पहले एग्जाम्पल में देखा था कि एक डॉटर है उनकी फैमिली में, वो चाइल्ड जो है बाहर जॉब कर रही है, ठीक है। तो जॉब कर रही है तो अपने घर भी कुछ पैसा भेजेगी, तो वो जो घर पे पैसा भेज रही है ना, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, ना कोई सर्विस है, ना कोई इनकम है, बट वो क्या है, वो पैसा रिमिट किया जा रहा है इंडिया में। और ऐसे ही जब कोई स्टूडेंट बाहर रहता है तो उसकी स्टडी के लिए जब पैसा यहाँ से भेजा जाता है तो वो भी एक तरह का रेमिटेंसेस है, तो हम उसे ट्रांसफर पेमेंट पे रखते हैं। और फॉरेन कंट्री से आने वाली डोनेशन, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, ये सब भी आपके इसी में ही आते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसफर पेमेंट्स, ऑलराइट। सो अब इन तीनों को अगर हम मिला लें तो इसको बोला जाता है करंट अकाउंट, इसको बोला जाता है करंट अकाउंट। बिकॉज एक कंट्री को ये चीज मेजर करते रहना होता है कि उनका इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या लेन देन चल रहा है, क्योंकि आपको ये सारा लेन देन जो है फॉरेन करेंसीज में करना होता है, और आपको देखना है कि आपके पास कितनी करेंसी है इन सारी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए, फ्यूचर में जो आप मंगवाने वाले हो उसे अफोर्ड करने के लिए, और जो आप मंगवाने वाले हो या जो बेचने वाले हो, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में। से क्रूड ऑयल, इंडिया का 80% जो क्रूड ऑयल है या जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप इसे इंपोर्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आपको एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मनी भी चाहिए जो आपको ओवर द ईयर आप इसे इंपोर्ट करने के लिए देते रहें, ठीक है। तो आपको हमेशा ये मेजर करते रहना होगा कि आपके पास कितना रिजर्व है इन सारे पेमेंट्स को करने के लिए। तो इसके लिए इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और इसी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के अंदर हम ये कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर करंट अकाउंट। एंड फर्दर इसकी जो पार्टीशन है वो है आपकी कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि हम वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं जो किसी भी तरह से आपकी कैपिटल क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करती है या फिर आपके ऊपर लायबिलिटी या एसेट बनाती है आपका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेनर आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करता है एफडीआई, तो पैसा उसने लगाया तो इट हैज द इन्वेस्टमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एसेट बना है। बट एक एसेट बनने के साथ साथ ये पैसा जो लगाया गया ये एक लायबिलिटी भी होगी विच यू नीड टू पे इन दैट वे। और ऐसी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में एफआईआई इसके थ्रू आई है तो वो भी आपके ऊपर एक लायबिलिटी रहेगी, दैट द पर्सन कैन टेक दिस इन्वेस्टमेंट एनी टाइम बैक, ठीक है। कभी वो पैसा वापस निकाल सकता है। शेयर मार्केट में हम देखते हैं जब इंडिया के कुछ भी स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे नहीं आते विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अदरवाइज, सो फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो सबसे पहला इस पैसे को ही बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्लियर नाउ। अब ऐसे ही लोन भी उठाए जाते हैं। ये लोन चाहे गवर्नमेंट उठाए या फिर आपके प्राइवेट कंपनीज उठाए, गवर्नमेंट उठाएगी तो उसको हम गवर्नमेंट लोन बोलते हैं। अदरवाइज अगर आपके प्राइवेट सेक्टर लोन उठाता है तो उसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम फिर से देखेंगे, इस पर फिर से आएंगे, डोंट वरी। ये एक ओवरऑल ये एक मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया है, इसको अब हम वन बाय वन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी देम इन डिटेल नाउ। एक छोटा सा टर्म एक और यहाँ पे अगर मैं चलते चलते आपको बता दूं, दैट इज रिगार्डिंग द ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब आपने ये जो चीज आप देख रहे हो, जब आप अपना जो ट्रेड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू गुड्स, फिजिकल गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वहां पर अगर दिस इज अबाउट आपका करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, वहां पर अगर वो नेगेटिव जा रहा, मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा करो एक्सपोर्ट कम करो, तो उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट। तो इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें कैपिटल अकाउंट वाली चीजें इंक्लूड नहीं है, इसमें आपकी करंट अकाउंट वाली चीजें इंक्लूड है, और उसमें भी सिर्फ आपके विजिबल गुड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ हम अपने विजिबल गुड्स इन्वॉल्व करते हैं जो आपको दिख रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हुए, ऑलराइट।
बस अब यही कंपोनेंट्स हमने डिटेल में डिस्कस करने वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे हम करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, बिकॉज आपको प्री में ऑब्जेक्टिव पेपर में ये टर्म्स पूछ ले जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्ट ऑफ योर करंट अकाउंट डेफिसिट्स। तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहली चीज इसमें आपके पास जो आती है गुड्स, जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो वो गुड्स इसमें आएंगे। उसके बाद आपके पास सर्विसेज आ जाएंगी, चाहे आपके पास किसी भी तरह से बाहर के से पैसा आ रहा है थ्रू जिसको हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी बोलते हैं, तो ये आपको सैलरी की फॉर्म में भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय बाहर काम कर रहा है वो भेज रहा हो, ठीक है, या बाहर काम कर रहा है उसकी जो सैलरी आ रही है वो कंपनसेट कर रही है, या फिर यहाँ पे कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो उसको आप पैसे दे रहे हो तो वो भी अपने घर भेजेगा, तो दैट कम्स अंडर दिस। एंड ऐसे ही नेट इन्वेस्टमेंट इनकम भी जो है वो इसी में आती है आपकी। नाउ फर्दर नॉन फैक्टर इनकम्स, नॉन फैक्टर से याद रखिएगा, फैक्टर क्या होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो अगर उन चारों में से कुछ है तो वो आपका इसमें इंक्लूड होता है, और इसके अलावा अगर कहीं और से पैसा आ रहा है तो दैट विल बी नॉन फैक्टर इनकम। और वो क्या है, सर्विसेज, वो क्या है आपकी सर्विसेज, जो आप सर्विसेज दे रहे हो, वेरियस टाइप्स की सर्विसेज, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, चाहे आप शिपिंग दे रहे हो, चाहे बैंकिंग टूरिज्म सर्विस दे रहे हो, या सॉफ्टवेयर ही क्यों नहीं बना रहे, क्यों ना आप आईटी के ही सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, या फिर आईटी रिलेटेड सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड आपकी होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस इज ऑल अबाउट योर सर्विसेज इन द करंट अकाउंट। अब ऐसे ही इसमें तीसरी बात हमने बात की थी अभी ट्रांसफर पेमेंट्स की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि आपको किसी भी तरह का रेमिटेंसेस गिफ्ट्स ग्रांट्स मिलते हैं तो वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो क्या है कैपिटल अकाउंट में, आपके इंपोर्ट, आपके एक्सपोर्ट, आपका सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्लस आपके रेमिटेंसेस, चाहे वो गिफ्ट्स हो, चाहे ग्रांट्स हो, चाहे किसी तरह का ट्रांसफर पेमेंट हो, वो सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। इन चीजों को याद रखिए बिकॉज ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखते हैं ट्रेंड, इंडिया में करंट अकाउंट का ट्रेंड क्या है। देखो करंट अकाउंट अभी हमने देख लिया क्या क्या चीजें आती हैं, करंट अकाउंट में ये सब कुछ आता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया में जो करंट अकाउंट है वो एक नेगेटिव में चलता है। नेगेटिव में कैसे चलेगा कि आप एक्सपोर्ट जो करते हो वो कम है, जो इंपोर्ट करते हो वो ज्यादा है, जो आप फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हो वो कम है, जो फैक्टर इनकम इंडिया से बाहर जा रही है वो ज्यादा है, जो रेमिटेंसेस हैं या बाकी सर्विसेज जो आप ले रहे हैं वो भी आपकी आप जो है बाहर एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट उनका ज्यादा है, तो ये सारी आपकी रीजंस बन जाते हैं। ट्रांसफर पेमेंट में इंडिया में एक सिचुएशन ये है कि इंडिया में ट्रांसफर पेमेंट मोस्टली जो है आपकी ज्यादा रहती है, मींस इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी गेट टू नो वेयर वी गेट टू वेयर वी गेट मोर ऑफ रेमिटेंसेस, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा बहुत सारा जो है वो फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड है, तो वहां से वो पैसे भेजते हैं इंडिया में अपने फैमिली को, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही भेजा जाता है। एनआरआई अकाउंट्स तभी इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ किए जाते हैं, बैंकिंग भी बहुत बैंक्स भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि फॉरेनर्स यहाँ पे पैसा अपना सेव करें, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा मिलती है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है इंडिया में इन्हें अपना पैसा सेव करने के लिए, जो कि इनको उन कंट्रीज में नहीं मिलेगा जहाँ पे ये अदरवाइज रेजिडेंस में है, ठीक है जी। तो ये और अब ये सिचुएशन क्या आई, तो मतलब आपके पास जो पैसा जा रहा है, जो आपके पास रेमिटेंसेस या जो मनी आपके पास बाहर जा रहा है, दिस मनी विच इज गोइंग आउट इज मोर देन द मनी which is coming in, which is coming in, ठीक है। so this is about your the difference between the both, ठीक है। so ये आप क्योंकि अब आपके पास ये आपका कम है, ये ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर डेफिसिट भी होगा, बिकॉज पैसा बाहर ज्यादा रहा है, कम इंडिया में कम रहा है, और इंडिया का ये ओवर द ईयर ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है और एक कंसिस्टेंट ट्रेंड भी है। यहाँ पर आपको एग्जाम में क्या आता है, दे एग्जामिनर आस्क यू अबाउट द ट्रेंड, दे डू नॉट आस्क यू अबाउट द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। नंबर नहीं पूछा था, ट्रेंड पूछा था, और ट्रेंड अगर आप देखोगे तो इंडिया में हमेशा करंट अकाउंट डेफिशिएंट ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दैट्स व्हाई द नंबर विच यू आर एबल टू सी हियर ये डेफिसिट में ही है।
अगर 2000 पिछले 10 साल का अगर हम कंपैरिजन कर लें 2011 से लेके अभी तक का, तो इकोनॉमिक सर्वे का ही ये टेबल है, ये ग्राफ जो है इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। ये क्या बोल रहा है कि 2011-12 में इंडिया का जो डेफिसिट था वो 4% था ऑफ द जीडीपी, जो कि कम हुआ है ओवर द ईयर। कम होते हुए हम इसे काफी नीचे तक लेके आए थे 0.6 तक, बट ये फिर से इंक्रीज होता हुआ अब प्रेजेंटली ये 1.5 के आसपास है। अभी थोड़ा सा और भी कम हुआ है, बट द थिंग इज कि यू हैव द करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका जो करंट अकाउंट है उसमें अभी भी डेफिसिट चल रहा है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इससे पहले। अब आप देखो इंडिया का एक्सपोर्ट के बारे में, स्पेसिफिकली मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट जो है इंडिया के, वो हम देखते हैं, मतलब जो हम चीजें यहाँ से बनाकर बाहर बेच रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे सो यू विल फाइंड द सिमिलर ट्रेंड कि आपका जो मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट है वो भी आपका माइनस में चल रहा है, मतलब आप बाहर एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट जो है वो आपका ज़्यादा है, और ये आपका 6.3% के आसपास यहाँ पे डेफिसिट है। और सबसे बड़ा रीज़न इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट होने का वो यही है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो इंडिया में ज़्यादा हो रहे हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट जो है वो कम है, और इंपोर्ट जो है इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया लिख देता हूं, दैट इज मोर, और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमेशा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बना रहता है और हमेशा आपको ये नंबर दिखेगा। सो दिस इज द रीजन हियर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लेट्स सी, हम बात कर रहे हैं इंडिया के ट्रेड के रिगार्डिंग। तो लेट्स सी कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इंडिया के सबसे टॉप 10 ट्रेडर्स कौन से हैं जिनके साथ इंडिया ट्रेड करता है, ऐसी कौन से कंट्रीज है, कौन से पार्टनर्स हैं। अब इसमें हम ये नहीं देख रहे कि कहाँ से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं या कहाँ पे एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, हम दोनों ही वैल्यू को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ही मिलाकर फिर देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारा वर्ल्ड ओवर किससे कितना ज़्यादा ट्रेड है। तो अगर देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूएस दिखेगा, दैट इज अराउंड 11.3% के आसपास है, 11.3% के आसपास है। इसके बाद यू विल सी चाइना, एंड चाइना के बाद यू हैव वेरियस अदर कंट्रीज। सो एग्जाम पर्पज से एक बात याद रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, दैट इज यूएस, उसके बाद चाइना आता है, एंड देन यू हैव Saudi Arabia also, because you apart from importing various other things, आप यहाँ से जो है क्रूड ऑयल भी जो है वो भी इंपोर्ट करते हैं, एंड आप इसके बाद देखोगे क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज यहाँ पे काफी ज्यादा आपको दिखेंगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो सबसे पहले रीड कर देते हैं। इट रिकॉर्ड्स द नेट चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द फॉरेन एसेट, कि आपके पास कितने फॉरेन एसेट हैं या फिर आपने कितने फॉरेन एसेट बेचे हैं जो आपके पास थे, या फिर फॉरेनर्स के पास आपके कंट्री के कितने एसेट हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली बात आएगी इन्वेस्टमेंट की, बिकॉज फॉरेनर्स आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट पर्पज से आते हैं या आप भी इन्वेस्टमेंट करना जाते हो। इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है। अगर आप किसी कंट्री के जाके फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, शेयर मार्केट जैसी जगहों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर दैट इज नॉट अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहाँ जैसे इंडिया में अगर टाटा जो कंपनी है आपकी, अगर वो जैगवार को यूके जाके परचेज कर रही है और जैगवार कंपनी को खरीदने के बाद वहाँ पर कार बना रही है, फैक्ट्रीज लगा रही है, तो वो एसेट कर रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है। एक टाटा जो आपके नेशनल है, रतन टाटा, ही इज इंडियन, अब वो यूके की एक कंपनी खरीद रहे हैं, तो एक एसेट क्रिएट हुआ जो कि एक इंडियन ने क्रिएट किया। सो वो क्या है, वो हमारे लिए एक एसेट क्रिएशन हुआ। ठीक है, ओवरऑल कंट्री के लिए भी एक एसेट क्रिएशन हुआ। ओनरशिप दो इट इज अ प्राइवेट ओनरशिप, बट द थिंग इज द एसेट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज आपने पैसा दिया है उसके लिए, आप पैसा दोगे, एंड वो इंडिया से ही वो डॉलर, जो भी इंडिया का रिजर्व है, वो डॉलर दैट विल बी डिमांडेड बाय द रतन टाटा थ्रू द बैंक्स, एंड वो बैंक जो है वो पे करेंगे। तो अल्टीमेटली इंडिया का रिजर्व जो है जा रहा है। वो बात ठीक है कि रतन टाटा जो है वो रुपीस की फॉर्म में इस बैंक को पे कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली द डॉलर की टर्म में
ये पैसा रिमिट किया जाएगा। तो इंडिया से जो डॉलर है वो बाहर जा रहा है, सो हमें इस ट्रेंड को भी देखना होता है पैरेलली। सो बट द मेन पॉइंट इज कि एसेट हैज बीन क्रिएटेड एंड द ओनरशिप इज विद द इंडियन, सो दिस इज द एडिशन विद योर एसेट्स, पहली बात। दूसरी बात, अब इसी के जगह पे अगर रतन टाटा कोई फैक्ट्री लगाने के बदले सिर्फ एक ऑलरेडी कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर दें, इनडायरेक्टली उनके शेयर्स खरीद लें, तो उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, डॉलर अभी भी गया है, लेकिन कोई डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट, कोई फैक्ट्री या कोई एसेट नहीं क्रिएट हुआ है। इट इज़ जस्ट अ इन्वेस्टमेंट विच इज़ डन बाय हिम। ऐसी कोई फॉरेनर इंडिया में आके अगर अपनी फैक्ट्री लगाता है, किया मोटर्स आपकी एक फॉरेन कंपनी है, इंडिया में अगर आके ये फैक्ट्री लगाते हैं, तो दैट विल अगेन लीड टू अ क्रिएशन ऑफ एसेट। ठीक है, ओनरशिप दो उनके पास होगी, लेकिन एसेट क्रिएट हुआ। अब एसेट क्रिएट हुआ, पैरेलली एक फैक्ट्री बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया गया है, कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया और फैक्ट्री लग गई। ठीक है, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि आप मारुति सुजुकी की जो कंपनी है उसमें आप इनडायरेक्टली उनके शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर लीजिए, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड विच विल बी यूज्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड फर्दर एसेट क्रिएशन इन द कंट्री, बट वो डायरेक्टली नहीं है। तो इसीलिए हम इनको दो पार्ट में क्रिएट करते हैं, एक आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपकी एफडीआई जैसी चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ पे आपका फिजिकल एसेट भी क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे आपको फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें आती हैं, जहाँ पे आप वेरियस टाइप ऑफ फंड्स और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट। नाउ सेकंड पार्ट इज रिगार्डिंग द एक्सटर्नल बोरोविंग्स। इसमें क्या होता है कि लिए जाने वाला लोन, चाहे वो प्राइवेट बैंक ले रहे हो या फिर गवर्नमेंट ले रही हो, वो हम इसमें रखते हैं। एंड देन बिकॉज ये अल्टीमेटली लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना, ये चीज़ें आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हैं, ये दीज पीपल कैन टेक देयर मनी बैक एनी टाइम एंड दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग एसेट ऑल्सो। ठीक है, तो एसेट और लाइबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पहले किया था वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। और देन यू हैव एक्सटर्नल असिस्टेंस, जो कि गवर्नमेंट्स को मेनली मिलती है थ्रू द वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये तीन कॉम्पोनेंट होते हैं कैपिटल अकाउंट के। अब ये जब आप दोनों चीज़ें मिला लेते हैं, तब आपका बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब ये सारे कॉम्पोनेंट आपने देख लिए कैपिटल और करंट अकाउंट के, ये दोनों मिला के आपके पास जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हमने देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अब आपने सारी वैल्यूज को मिला लिया है। अब आपने एंड में देखना है कि पैसा आया या पैसा गया। अगर पैसा आया है तो ये पॉजिटिव है, अगर पैसा इंडिया से बाहर ज़्यादा गया है, ठीक है, जितना कमाया उससे ज़्यादा हमने बाहर दिया है, तो वो नेगेटिव है। और इसी को बोला जाता है डेफिसिट एंड सरप्लस। तो सर आपका डेफिसिट क्या है, जब आपका पैसा बाहर ज़्यादा गया है और आया कम है। अब इन दोनों टर्म्स को हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर हम कंपेयर करें दोनों को, पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड सरप्लस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे इंडिया का आप एग्जांपल ले लो कि इंडिया जो है डेफिसिट में चलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, और चाइना जो है वो आपका सरप्लस में चलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सो कैसे, क्योंकि आपके इंपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं आपके एक्सपोर्ट से, पहली बात। दूसरी बात, इट मस्ट बोरो फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू पे इट्स इंपोर्ट, बिकॉज आप ज़्यादा खरीद रहे हो। देखो डॉलर तो आपके पास तभी आएगा जब बाहर से आप चीज़ें खरीद रहे हो। ठीक है, अगर आप खरीदने से ज़्यादा बाहर चीज़ें बेचने में हो, ठीक है, सो क्या होगा, अगर आप बाहर से चीज़ें खरीद ज़्यादा रहे हो और बेच कम रहे हो, तो आपका डॉलर कम आएगा क्योंकि आप कम बेच रहे हो। ठीक है, और जो आपने खरीदा है उसके लिए पेमेंट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो आपके पास हमेशा बिल्स बने रहेंगे। ठीक है, पे करने वाले ये सारे बिल्स जो हैं वो बने रहेंगे, और इन बिल्स को पे करने के लिए आपको या तो लोन लेना पड़ेगा, और जब आप लोन लेते हो, और लोन कैसा, क्योंकि डॉलर्स में पे करना है, तो डॉलर्स आपको विद इन द कंट्री तो लोन नहीं मिलेगा डॉलर का, डॉलर्स में लोन आपको बाहर की कंट्री से मिलेगा। तो बाहर से आप जब लोन उठाएंगे फॉर दिस पर्पस, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका डेफिसिट। तो ये भी एक फीचर हुआ, इसे पे करने के लिए आपको बाहर से लोन उठाना पड़ता है। और दूसरी बात, ये शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी की दिस फ्यूल द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्ट टर्म। क्यों, क्योंकि आप नई नई चीज़ें ऐड कर रहे हो इन द इकोनॉमी। ठीक है, वैल्यू एडिशन हो रहा है बिकॉज यू आर परचेजिंग नथिंग, बट लॉन्ग टर्म में it is a very difficult thing, because it will have to go to debt to pay for the consumption, because आपके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, आप परचेज कर रहे हो सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इट फॉर सम लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कि आप मशीनरी वगैरह मंगा रहे हो तो अच्छी बात है, अभी आपको डेफिसिट रहेगा, लेकिन जब ये मशीनरी प्रोड्यूस करना शुरू करेगी तो आगे के लिए आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो दैट विल बी कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट।
ठीक है, सरप्लस में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, आप सिर्फ लोग सामान खरीद खरीद के लेके जा रहे हैं और आप पैसे के ढेर पर बैठते हो, बिकॉज आपके पास लोग आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ये आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, ये एक्सपोर्ट ज़्यादा है ऑफ ऑल द थिंग्स, आपका चाहे कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, दोनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों मिलाकर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं और आपके इनकम आपके पास ज़्यादा आ रही है और आपको इनकम स्पेयर कम करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इट इज़ द एक्सपोर्ट मोर देन द इम्पोर्ट्स एंड यू गेट इनफ फॉर टू पे, कंट्री प्रोवाइड इनफ कैपिटल टू पे फॉर ऑल डोमेस्टिक कंजप्शन। ठीक है, उसके लिए यू आर पेइंग सफिशिएंट एंड सरप्लस बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में आपका उस इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, बहुत पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है एंड इन द लॉन्ग टर्म इट बिकम्स टू डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ। अब कैसे ये बात हुई कि अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे चाइना का एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया था बिकॉज चाइना को इट हैड दिस एडवांटेज कि वो सरप्लस में है बिकॉज एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इंपोर्ट कम करना पड़ता है। लेकिन इससे एक ड्रॉबैक इसका क्या है कि आपने इतनी बड़ी आप फैक्ट्रीज स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल सेक्टर आप बना लेते हो कि आपके खुद के लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये डिमांड कहाँ से आ रही है, फॉरेन कंट्री से आ रही है और फॉरेन कंट्री पे फिर आप हमेशा डिपेंड रहोगे क्योंकि इतना बड़ा जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्रिएट किया, उसको सस्टेन करने के लिए आपको बाहर से कंस्टेंटली डिमांड चाहिए और ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है चाइना को। व्हेन एवर वी सी इकोनॉमिक स्लो डाउन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम देखेंगे कि जो पार्ट है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू चाइना, उनको यहाँ पे इसमें सफ़र करना पड़ता है, दैट इज़ जो उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिड्यूस होते हैं। तभी चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कंट्रीज़ में कर रहा है ताकि वो कंट्रीज़ कॉन्स्टेंटली चाइना से जो है डिमांड बरकरार रखें और इंपोर्ट करते रहें। जैसे कि चाहे पाकिस्तान हो गया, चाहे आपके अब अफ़गानिस्तान में भी ऐसा ही कुछ आइडिया लेके जाया जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है। और ऐसी और कंट्रीज़ हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज़ या अदरवाइज आपका जो पूरा मैरीटाइम सिल्क रूट हो गया या सिल्क रूट हो गया, लैंड रूट हो गया, ये सारे इसी डायरेक्शन में किए जा रहे हैं, इसी पर्पज से किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार डिफरेंस देख लेते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड का एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल क्लियर रहे कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सो सबसे पहली बात दैट इज रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, दैट इज ट्रांजेक्शन जहां पर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड में किसकी कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज की ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स हैं आपके, ओनली गुड्स, और यहाँ पे आप सब कुछ इंक्लूड करते हो, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, ट्रांसफर पेमेंट्स, एवरीथिंग यू इंक्लूड हेयर। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपके ट्रांजेक्शन्स है कैपिटल नेचर की, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो द ट्रांजेक्शन ऑफ द कैपिटल नेचर आर नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो जहाँ पे कैपिटल क्रिएट हो रहा है या फिर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते because that is used for purchase for the consumption purpose, but here we include that in the balance of payment। हम इसे because payment of balance of payment में आप सभी कुछ include करते हैं। So this is about the main difference and accordingly this you can see the when the export। अब यहाँ पे एक अगर इसका correlation जैसे अभी आपको समझाया, उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ conclusion निकालो तो ये है, when the export of the goods are higher than the import of the goods, देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आपका हमेशा फेवरेबल होगा, बिकॉज आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इंपोर्ट कम हो रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे ही आपका व्हेन द नेट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज इन प्लस, द बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी आपका फेवरेबल होगा, बिकॉज दोनों जगह से आपको प्लस प्लस नंबर देखने को मिल रहे हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आपको पीपीटी पीडीएफ से, सो दैट आपको क्लैरिटी और भी अच्छे से आ जाए। ठीक है, और ये एक ग्राफ है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स का, तो वैसे ही एक ग्राफ है टू एक्सप्लेन यू कि आप देखो कि इंडिया का ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हर एक कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट ही चल रहा है। देयर आर सम कंट्रीज जिनके साथ हम सरप्लस में भी हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे चाइना, आपको यहाँ पे यूएस दिख जाएगा, जिसके साथ हम सरप्लस में चल रहे हैं। चाइना के साथ तो हम बहुत ही ज़्यादा डेफिसिट में है, यूएई के साथ भी डेफिसिट में है। बट द थिंग इज़ कि डेफिसिट हमेशा बुरा नहीं होता, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो जो आगे आप प्रोड्यूस करके इन नियर फ्यूचर आप उसे कुछ और एनहांसमेंट करोगे, वैल्यू एडिशन करोगे और फिर आपकी इकॉनमी में वो कंट्रीब्यूशन देगा एक्सपोर्ट की फॉर्म में, तो वो अच्छी बात होती है। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट इज़ नॉट अ बैड थिंग। इवन यूएस हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट विद मेनी कंट्रीज, बट इट इज सस्टेनिंग दैट फॉर द फ्यूचर पार्ट। ठीक है, सो ये सारे दिस इज ऑल
द स्पेसिफिक पॉइंट्स विच आई वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड। अब बात कर लेते हैं और एक्सचेंज रेट्स की। अब एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं। एक्सचेंज रेट देखो दो तरीके से डिसाइड किया जाता है, क्योंकि अब एक्सचेंज रेट क्या है, पहली बात तो दो करेंसी है उनको आपस में अपने एक्सचेंज करना है, ठीक है, उनको आपस में एक्सचेंज करना है। क्योंकि यूएस से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो जो यूएस का एक्सपोर्टर है वो उससे रुपीज़ नहीं चाहिए, उसे अब तो अपनी कंट्री में बिजनेस करना है, तो उसे वहाँ पे डॉलर्स ही चाहिए। और आपको इंडिया में अगर आप कुछ इंपोर्ट, अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको भी इंडिया में जो है रुपी ही चाहिए, आप डॉलर का कुछ नहीं कर सकते, डॉलर यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। द थिंग इज कि यू कैन सेव द मनी एंड फॉर यूज इट फॉर द योर ओवरसीज सेक्टर्स, बट अदरवाइज यू द ट्रेड नीड टू बी इन द डोमेस्टिक करेंसी इटसेल्फ, ठीक है। सो अब ये कैसे एक्सचेंज किया जाएगा इस डॉलर और रुपये को, यही आपका एक्सचेंज रेट कहलाता है और यही सारा मैकेनिज्म अभी हमने समझना है। पहली बात तो एक ये है कि एक तो बेसिक आइडिया है कि आप डिसाइड कर लीजिए दोनों कंट्रीज जो हैं आपस में कि हमारा रुपी आपका डॉलर क्या सिचुएशन रखेगा। जैसे हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि डिसाइड किया गया कि इंडिया का जो रुपी है वो डॉलर के हिसाब से 200 रुपये का हम मान लेते हैं, 200 रुपये में डिसाइड हुआ कि एक डॉलर इज इक्वल टू 200 रुपीज़। तो अगर आपने ये डिफ्रेंसिएशन रखा है तो दैट मीन्स इट इज सेटल्ड बाय बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये दो कंट्रीज ने मिल के अपना करेंसी का जो प्राइस है वो डिसाइड कर दिया बेस्ड ऑन द वेरियस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड अदर चीज़ों को बेस करके, ठीक है। तो एक तो ये होता है। इसके अलावा दूसरा होता है एक रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, आप चीज़ों की कमोडिटीज की वैल्यू जो है उसके टर्म में देते हैं। तो इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ इंडिया एंड द यूएस। इट इज द रेट एट विच इंडिया कैन ट्रेड इट्स ओन गुड्स विद दोज ऑफ द यूएस, ठीक है। कि अब हम एक्चुअल में ट्रेड पर्पस के में देख रहे हैं कि रियल टाइम में अगर आप दोनों कंट्रीज में एक्सचेंज चीज़ों का लेन देन करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगा। तो हम पहले तो यही एक्सचेंज रेट कंसिडर करेंगे जो एक्चुअल में है, एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप जो कमोडिटी बाहर से खरीद रहे हैं, सेम कमोडिटी इंडिया में और सेम कमोडिटी बाहर अगर आप खरीद रहे हैं तो उन दोनों की क्या वैल्यूज़ हैं। जैसे इंडिया में हमने बर्गर का एग्जाम्पल लिया था, तो इंडिया में जो बर्गर है आपको मिलता है मान लेते हैं 50 रुपये का, और यूएस में अगर रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें तो वो आपको मिल रहा है 100 रुपये का। सो ये आपका 1/2 हो गया, और इसी को आप नॉमिनल से एक्सचेंज रेट से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपके पास जो नंबर आएगा दैट विल बी रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है, दैट विल बी रियल एक्सचेंज रेट। तो ये आपका हो गया रियल और नॉमिनल का डिफरेंस। इसको और एक स्टेप आगे हम बढ़ाने वाले, बिकॉज सिर्फ दो कंट्री से ट्रेड नहीं होता, ट्रेड आप मोर देन वन कंट्री से कर रहे हो, तो सब के लिए आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, और इसी को बोला जाता है योर नॉमिनल। जो आपने अभी देखा था नॉमिनल को हम बस उसमें एक इफेक्टिवनेस ऐड कर रहे हैं, दैट इज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें हमने क्या करना है, अब हम कई सारी कमोडिटीज को इसमें इंक्लूड करेंगे, एंड इसमें बेसिकली हम क्या लेते हैं, बास्केट ऑफ करेंसीज को इंक्लूड करते हैं। बास्केट ऑफ करेंसीज को इंक्लूड कर लेते हैं, कई सारी और कंट्रीज की करेंसीज को भी, यूएस डॉलर इंक्लूड कर लेंगे, देन हम इसमें यूरो इंक्लूड कर लेंगे, ऐसे हम इसमें पाउंड इंक्लूड कर लेंगे, एंड वेरियस अदर थिंग्स हम इसमें इंक्लूड करके वी विल क्रिएट वी विल सी कि किसको कितनी वेटेज देनी है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेड। कि यूएस से आपका ट्रेड ज़्यादा है, यूके से कम है, तो डॉलर की जो वेटेज है इस नंबर को डिसाइड करने के लिए, इस रेट को डिसाइड करने के लिए आप ज़्यादा रखोगे और पाउंड की कम रखोगे, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक नंबर मिल जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। और रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल हमने ऑलरेडी देखा था, दैट इज मोर रिलेटेड विद द ट्रेड, और इसमें हम कुछ नहीं करते, बस एक चीज़ ऐड करनी है, दैट इज इन्फ्लेशन पार्ट। कि इसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखेंगे कि उस कंट्री में आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अगर हम उनकी वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखें तो क्या सेटलमेंट हमारे पास होता है। तो बेसिकली ये आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट पर ही बेस होगा, NEER पे ही, नीर जिसे बोलते हैं, नीर एंड रीर पर ही बेस होगा, बट दैट इज अल्टीमेटली विल बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन। तो ये आपका हो गया दिस कॉन्सेप्ट। अब ये दो इनके रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर मैं आपको ये समझाऊं कि हाउ इट इम्पैक्ट द ट्रेड, ट्रेड को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो एक ट्रेंड यहाँ पे देखना आपको, जब दिस इज द रियल एक्सचेंज, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो आपको ये कलर में दिख रहा है, ठीक है, दिस इज योर रीर। अब इस रीर को अगर मैं एक्सपोर्ट के टर्म्स में देखूं तो जब आप देखोगे कि ये जो एक्सचेंज रेट है इंडिया के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है, तब तक आप देखोगे जो ट्रेड है आपका वो नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ नीचे आ गया।
यहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट जो है कम था, ठीक है, रेट आपका कम था तो आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि आपके रुपये की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, आपका जो रुपी है वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने में सक्षम हो जाता है। जैसे अगर अभी अगर आपका रुपी जो है ₹1 $70 के आसपास चल रहा है, तो 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है $1, तो अगर आगे चल के रुपीज़ जो है स्ट्रांग हो जाता है और आपको 20 रुपये में ही $1 मिल जाए, तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। 70 के मुकाबले 20 में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, क्योंकि $1 आपको मिल रहा है, पहले 70 रुपये का $1 था, अब एक आपको 20 रुपये का है, तो आप ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो अगर मैं 70 रुपये जेब में लेके जा रहा हूँ, तो पहले मैं $1 में हो सकता है वहाँ पे सिर्फ एक बर्गर खरीद सकता था, लेकिन अब मैं अगर यही 70 रुपये लेके जा रहा हूँ, तो मैं हो सकता है वहाँ पे 2 बर्गर और साथ में एक पेप्सी भी खरीद लूँ, ठीक है। तो दैट इज़ 3 बर्गर भी आ सकते हैं अगर मैं अच्छी चॉइस अपनी बना लो, तो 3 चॉइस, 3 बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगा। आई कैन गिव अ पार्टी टू एवरीवन, ठीक है। सो यही चीज़ होती है आपकी एक्सपोर्ट में भी, इसीलिए हम देख रहे हैं कि जब जब आपका एक्सचेंज रेट जो है वो नीचे आया, तो फॉरेनर्स इंडिया से चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनको सस्ती पड़ती हैं, एंड ऐसे ही आपका अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ें भी वर्क करती हैं इसी फॉर्मूला के बेसिस पे। ऑलराइट, सो नाउ अब हम बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमने देख लिया। अब बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज में आप कई बार न्यूज़ सुनते हो कि इंडिया में का फॉरेन एक्सचेंज इतना हो गया, इतना ज़्यादा हो गया एंड ऑल। सो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, लेट्स सी दैट आल्सो। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज में मेनली हम कुछ कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं। लेट्स सी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पहली बात, इस बास्केट में हमने डालना है गोल्ड को। सबसे पहले गोल्ड आएगा। गोल्ड के बाद इसमें हम डालेंगे SDRs। SDR क्या होते हैं मैं समझाऊंगा। ये भी एक तरह का पेपर करेंसी है जो कि यूज किया जाता है। तीसरी बात, आपके पास हम इसमें जो यूज करते हैं, आपके पास SDRs में जो मेनली आप चीजें इंक्लूड करते हैं, वो एक करेंसी के बेसिस पे बनती है, जो आपके ये सारे करेंसीज आपके आते हैं। तो 3 चीजें इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। पहला गोल्ड, दूसरा SDR जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, तीसरा फॉरेन करेंसीज। अब सारी की सारी फॉरेन करेंसीज को आप नहीं रखते हैं, RBI सारी की सारी फॉरेन करेंसी अपने पास नहीं रखता फॉर द एक्सचेंज, फॉर द रिजर्व पर्पस। वो कुछ गिनी चुनी रखता है, जैसे कि US डॉलर, 5 करेंसीज हैं इसमें। US डॉलर, यूरोप का पाउंड, सॉरी यूरोप का यूरो, एंड देन यू हैव चाइनीज युआन, देन जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। ये 5 चीजें हम रखते हैं, बिकॉज यही वो 5 चीजें हैं, यही वो 5 करेंसीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ओवर डिमांड में है और यूज़ की जाती है बाय इंडियन ट्रेडर्स। इंडिया का जो ट्रेड है वो भी मेनली इन्हीं करेंसीज में है, या फिर अदरवाइज भी इनकी डिमांड वर्ल्ड ओवर भी है। तो अगर कोई ऐसी करेंसी है जो आपके पास नहीं भी है, सो दैट कंट्री विल डेफिनेटली विल बी रेडी टू गेट दैट विल बी रेडी टू एक्सचेंज, हैव द एक्सचेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी विद यू। कैसे? देखो, अगर हम ईरान से ट्रेड कर रहे हैं, एंड यू डू नॉट हैव दैट देयर करेंसी, सो द यू कैन सेल द डॉलर इन द मार्केट एंड यू कैन गेट द इरानियन करेंसी इन दैट रिटर्न, ठीक है। तो आपको इजिली मिल जाएगी, ठीक है, बिकॉज US डॉलर तो इजिली परचेज कर लिया जाता है वर्ल्ड ओवर, तो वहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन ईरानियन अगर करेंसी आप रख रहे हो, तो हो सकता है उसे हर कोई परचेज ना करे, एंड देन यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम। तो इस करके हम ये 5 करेंसी रखते हैं वर्ल्ड ओवर। सिमिलरली बाकी कई कंट्रीज भी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विल डू द सेम थिंग, कि वो भी इन्हीं 5 करेंसीज को अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं, एंड यही आपका फाइनली बन जाता है जो रिजर्व RBI ने अपने पास मेंटेन किया हुआ। तो यही रिजर्व जो है RBI ने अपने पास मेंटेन किया हुआ, ठीक है, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं SDRs की। SDR क्योंकि वर्ल्ड ओवर बिजनेस बढ़ रहे थे, हर एक कंट्री एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर रहा है, परचेज सेल हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वर्ल्ड ओवर आपका जब वर्ल्ड बैंक IMF बना और साथ ही साथ और ऑर्गेनाइजेशंस आपकी बनी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक आपके जब स्टैब्लिश किए गए, तो साथ ही साथ एक और भी इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया, जिसके थ्रू हम बेसिकली, IMF क्या करती है, IMF ने एक काइंड ऑफ पेपर करेंसी क्रिएट किया जिसको नाम दिया स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें क्या किया जाता है कि आपने इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं IMF के, उन सभी से कुछ कंट्रीब्यूशन करवाया जाता है इन टर्म्स ऑफ अपने अपने कोटा के हिसाब से। वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं करेंसी को, और इस सारी करेंसी को जो पूल ऑफ करेंसी बनता है
उसी के सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं कि आपके पास इतने SDRs हम आपको दे रहे हैं, मतलब इतने परसेंटेज ऑफ शेयर जो है आपको इस टोटल पूल ऑफ करेंसी में से मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो याद रखना है वो ये कि इनका एक्सेस किसके 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 पास है, कौन इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दैट इज़ योर UK, यूरोप, चाइना एंड US। ये मेनली आपके जापान को इंक्लूड करके ये आपके मेनली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड बाकी इसमें बाकी SDRs खरीद कोई भी सकता है, लेकिन मेनली जो SDRs में करेंसी यूज़ होती है वो इनकी है, और जो कोटाज हैं वो भी मेनली इनके ही है। ठीक है, तो दे हैव देयर कोटा। तो यही आपका फॉर्म हो जाता है। इसी के बेसिस पे हम SDR बनाते हैं और इसको रिजर्व में हर कोई कंट्री रखता है, बिकॉज ये इजीली IMF से एक्सचेंज किया जा सकता है फॉर एनी अदर करेंसी। कोई भी करेंसी आप इसके बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट योर गोल्ड, कि गोल्ड का स्टेटस देख लेते हैं अब इंडिया में क्या है। देखिए, इंडिया में जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा अगर आप वर्ल्ड ओवर आप बात करेंगे गोल्ड रिजर्व्स की, कि कौन सी कंट्री में किसका सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, USA सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व रखता है इन एज अ कंपोनेंट ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज। क्यों रख रहे हैं, बड़ा बेसिक सा लॉजिक है। देखो, US करेंसी हर कोई रख रहा है, US अपनी करेंसी अपने पास ही रिजर्व में क्यों रखेगा, क्योंकि उसके पास तो हमेशा ऑप्शन है छापने का, नोट तो कभी भी छाप सकते हैं। तो उनके लिए US डॉलर को रखने की जरूरत नहीं है, इस करके वो गोल्ड रखते हैं, क्योंकि गोल्ड बाकी कंट्रीज भी डिमांड करती है, और अगर उनको कोई भी और करेंसी चाहिए हो तो उनको गोल्ड देके वो मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा US के जो, अगर उनकी परसेंटेज शेयर में की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें US सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व रखता है। उसके बाद चाइना, उसके बाद IMF भी रिजर्व में रखता है अपने पास। देन यू हैव अदर कंट्रीज, एंड अकॉर्डिंगली इंडिया के पास अभी फॉर ऑफिशियल पर्पज से, ऑफिशियली जो फॉरेन रिजर्व्स है ऑफ गोल्ड वो कम है, मतलब जो RBI ने अपने पास फॉरेन रिजर्व्स में रखा है गोल्ड वो कम है, दैट इज ओनली 6.9% ऑफ टोटल रिजर्व्स। बट अगर इसी की तरफ मैं दूसरी जगह बात करूं, ये तो बात हो गई कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, अगर इसकी तरफ मैं अगर दूसरी तरफ आपको लेके आऊं कि इंडियंस के पास कितना गोल्ड है, तो या इंडियंस के पास अगर जो प्राइवेट होल्डिंग जिसको बोलते हैं, अगर वो हम देखें, उस समय हम देखेंगे कितना पैसा हम होल्ड करके बैठे हैं, तो हम वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हैं। ठीक है, बिकॉज हर एक घर में सोने का ट्रेंड है, हर एक घर में सोना सिक्योरिटी पर्पज से, सेविंग पर्पज से एंड ज्वेलरी पर्पज से रखा जाता है। सो वर्ल्ड ओवर इंडिया के पास सबसे ज़्यादा प्राइवेट होल्डिंग है ऑफ गोल्ड, इसके बाद चाइना के पास है, एंड देन यू हैव US फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व वो रख रहे हैं। अगर उससे भी कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास जो गोल्ड रिजर्व हैं ऑफिशियल पर्पज से फॉर द एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज पर्पज जो US गवर्नमेंट रखती है, वो आपका 8133 करोड़ 8133 टन है। बट इंडिया में आप देखोगे 23,000 टन जो है, अगर लोगों के पास जो गोल्ड है उसे आप इंक्लूड कर लें तो इतना गोल्ड इंडिया के पास है। बट इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज अ डिफरेंस हियर। नाउ अब ओवर द ईयर, बिकॉज इंडिया का जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो रहा है, सो इस बिजनेस को इंक्रीज होते हुए हमने देखा है, स्पेसिफिकली अपनी पूरे इस लेक्चर सीरीज में भी हमने देखा कि कैसे रिफॉर्म्स लाए गए, और धीरे धीरे इंडिया एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री से कई सारे और सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए इट हैज़ एडेड वेरियस थिंग्स, एंड अल्टीमेटली इट हैज़ लेड टू अ स्पॉन्टेनियस इंक्रीज। एक बहुत ही लार्ज नंबर पे हमें इंक्रीज देखने को मिला, दैट इज इन स्पेसिफिकली इस टाइम पीरियड में, जहाँ पे आपको जंप देखने को मिलेगा। इसके बाद से इंडिया में यू हैव ओनली इंक्रीजिंग ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ट्रेड ऑल्सो, हमने ऑलरेडी समझा इस बात को। जैसे जैसे आपका ट्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे ये सारे आपके सेक्टर्स में आपको परफॉर्मेंस भी आप बढ़ा, इस फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आपके बढ़ेंगे, बिकॉज दो पर्पज है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ही चाहिए। अब फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा, दैट इज द थ्रू योर ट्रेड, तो दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड विद दिस we are concluding our series for Himachal Pradesh Administrative Services Economic Component। ठीक है, इसी के साथ इसकी शुरुआत और एंड हमने कर दिया है। आई होप आपके सारे टॉपिक्स और सारे क्वेरीज कंसर्न रिजॉल्व हो गए होंगे, और कहीं पर भी कुछ क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आपके पास मेरा
जो है मोस्टली स्टूडेंट्स को पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और इसके अलावा आपको मैं मेल आईडी फिर से दे रहा हूँ. सो इन फ्यूचर इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, सो यू कैन just mail me wisdom.deepak@gmail.com. ठीक है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर दीजिएगा अगर कुछ भी क्वेरी कंसर्न आपका रह गया. एग्जाम बहुत पास है, महीना भी नहीं रह गया है. तो जहाँ पर भी हमें आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वी आर हेयर टू हेल्प यू. दिस इज द मोटो ऑफ राजपुत्रा इंस्टीट्यूट. वेदर यू आर a student or you are just following through YouTube, that doesn't matter. A teacher is a teacher if you are a student. ठीक है, so this is all from myself. This is Deepak Thakur signing off for today. We'll see you sometime soon.